एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे मैं आपको सीटेट के हर सब्जेक्ट की पेडागोजी और कंटेंट की तैयारी करवाती हूं, जो कि सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, हर स्टेट लेवल टेट जैसे सीजी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा टीचिंग एग्जाम जैसे कि केवीएस, एनवीएस, DSSB एग्जाम और EMRS एग्जाम जैसे एग्ज़ाम के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है। तो आज हम देखेंगे सीटेट का पर्यावरण अध्ययन, जो कि पेपर 1 है, आप सभी को पता है ना। तो पेपर 1 का जो सीटेट में जो पर्यावरण अध्ययन है, मतलब कि EVS जो है, एनवायरमेंटल स्टडी जिसे हम कहते हैं, उसके टॉप 15 MCQs देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बार बार रिपीटेड फॉर्म में किसी भी तरह से पूछे जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये 15 जो मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो मैं आज कराने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उसमें आपको हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करेगा और भी ज़्यादा अच्छा करेगा। तो आइए देख लेते हैं। और इन क्वेश्चंस में पेडागोजी भी इन्वॉल्व है। मैंने पेडागोजी भी लिया है प्लस कंटेंट भी लिया है, जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीटेड फॉर्म में पूछे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1, पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ है। एज ए PGT इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन बोला है, कुडुक इज द लोकल लैंग्वेज फॉर द पीपल ऑफ। कुडुक कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है। तो कुडुक जो लैंग्वेज है ना, वो एक ट्राइबल लैंग्वेज है। ठीक है, आपको आपकी जानकारी के लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ट्राइबल लैंग्वेज है ये, ठीक है, जो कि कहाँ कहाँ बोला जाता है। ट्राइबल एरिया है, जो इंडिया का जो भी स्टेट है उसकी ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे बोला जाता है। तो बेसिकली ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल में बोला जाता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन आपको आंसर में दिखेगा वो आपका आंसर है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड जो है आपका आंसर सही होगा, D नंबर, क्योंकि ये मिजोरम है, मणिपुर है, अरुणाचल है, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी नहीं बोला जाता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल के जो उरांव जो ट्राइब है ना, जनजाति जो है, उनमें ये भाषा को उनके बीच कहा जाता है, उनकी ये बोली होती है। कुडुक जो लैंग्वेज होती है उनकी स्थानीय भाषा होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा D नंबर। सेकंड देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज टर्म्ड एज कोल्ड डेजर्ट ऑफ आवर कंट्री। निम्नलिखित में से किस स्थान को हमारे देश का ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि लद्दाख जो है इसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पोयम एंड, ये देखिए ये पेडागोजी का है ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने रखा है। पोयम्स एंड स्टोरीज आर इफेक्टिव इन ट्रांजैक्टिंग द थीम ऑफ EVS। दिस इज बिकॉज पोयम एंड स्टोरीज आर व्हाट, मतलब कविताएं और कहानियां जो आप बताते हैं EVS के विषय को प्रस्तुत करने के लिए, पोयम और जो कहानियां हैं उसके माध्यम से आप बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, तो वो क्या आपको मतलब हेल्प करता है, ऐसा करने से क्या हेल्प होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। कैन प्रोवाइड द कॉन्टेक्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, प्रासंगिक शिक्षण वातावरण का प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। कैन नर्चर क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक सेंस, रचनात्मक और सौंदर्य बोध का पोषण करती है, ये भी सही बात है। कैन बी रिच डिपिक्शन ऑफ द चाइल्ड एनवायरनमेंट, बच्चे के पर्यावरण का समृद्ध चित्रण करती है, ये भी सही बात है। कैन एक्सप्लेन वेरियस कॉन्सेप्ट, विभिन्न अवधारणाओं को समझा सकती है। तो देखिए EVS जो है ना, एक्सप्लेनेशन, फैक्चुअल और करके हैंड्स ऑन एक्टिविटी पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट को समझाने के, कॉन्सेप्ट को समझने की वाली जो बच्चे अपने आप कर सके वैसी कोई चीज़ नहीं होती। इट्स नॉट मैथमेटिक्स, ठीक है, ये साइंस है जिसमें आपको हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू करना चाहिए। जो आपका जो टॉपिक है वो कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, और उसमें बच्चों की जो रचनात्मकता होती है जब वो खुद से करते हैं, है ना, एक्टिविटीज़, वो सब इसमें इंक्लूड होती है। तो ये जो एक मात्र ऑप्शन है, कैन एक्सप्लेन वेरियस कॉन्सेप्ट्स, मतलब वेरियस कॉन्सेप्ट्स को कैसे बताएगी कविता और उसके माध्यम से, है ना, नहीं, कॉन्सेप्ट्स को नहीं बताएगी, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन है A, B और C। ठीक है, तो
ए बी सी सही है और डी जो है वेरियस कॉन्सेप्ट्स या अवधारणाएं को समझा सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं ए और बी, तो ए और बी तो सही है लेकिन सी भी सही है, तो ये नहीं होगा। ओनली सी बोल रहा है, ओनली डी बोल रहा है, तो डी तो अपने आप में गलत है, ठीक है, और ओनली सी तो नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन जो है ए बी एंड सी, ये जो सी देख रहे हैं, ठीक है, ए बी सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। ए बी सी मतलब कि कॉन्टेक्चुअल लर्निंग को भी वो एनरिच करती है, क्रिएटिविटी एस्थेटिक को भी डेवलप करती है, एनहेंस करती है, और जो समृद्ध चित्रण करती है ना बच्चे के पर्यावरण के बारे में, उनको मतलब समझाती है, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। तो ए बी और सी मतलब ए बी सी ऑप्शन सही है, डी नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं EVS teaching should encourage process skill which are the core of inquiry based hands on learning। देखिए अब भी हमने बात करी थी है ना, इंक्वायरी बेस्ड होना चाहिए, हैंड्स ऑन लर्निंग होना चाहिए, ठीक है। अवधारणाएं तो सिर्फ मैथ्स वगैरह में किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। EVS में आप अवधारणाएं नहीं समझा सकते हैं थीम और स्टोरी या पोयम गाकर, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि हैंड्स ऑन लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्किल। EVS शिक्षण को प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो पूछताछ आधारित व्यवहारिक सीखने का मूल निम्नलिखित में से कौन सा कौशल नहीं है। अब देखिए बोल रहा है प्रोसेस स्किल जो होता है, ठीक है, EVS का जो प्रोसेस स्किल को एनकरेज करने के लिए, प्रोसेस स्किल मतलब प्रक्रिया मतलब करके सीखना, उस स्किल को बढ़ाने के लिए आपका जो इंक्वायरी बेस्ड है, हैंड्स ऑन लर्निंग है, ये सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन इनमें से एक ऑप्शन जो है वो गलत है, जो कि नहीं आता है प्रोसेस स्किल एनकरेज करने के लिए, सिखाने के लिए। वो कौन सा है, आइए देख लेते हैं ऑप्शन। प्रेडिक्टिंग, देखिए जब प्रोसेस स्किल मतलब प्रक्रिया जो कौशल सिखाने के लिए आप उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटी देते हैं, इंक्वायरी मतलब कि क्वेश्चन पूछने वाला देते हैं, क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन आप उनसे करवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन आपने पूछा, बोला आप बताइए क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, भविष्यवाणी करेगा, प्रेडिक्ट करेगा, मतलब अपना अनुमान लगाएगा। वहाँ पर ऑब्जर्व तो करेगा ही, हर एक चीज़ को वो ऑब्जर्व करके सीखेगा। EVS में ऑब्जर्वेशन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, तो ये भी सही है, ठीक है। डिटरमाइन करना, निर्धारण करना, यहाँ पे डिटर्मिनेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, निर्धारण करने वाली कोई प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। इन्फरिंग मतलब अगेन अनुमान लगाना, ठीक है। देखिए प्रेडिक्टिंग यानी भविष्यवाणी, मतलब कि ऐसा हो सकता है ना। जैसे आपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में EVS में बच्चों को समझाया कि ऐसी चीज़ें जो नॉन रिन्यूएबल है, जो रिन्यू नहीं हो सकती है, अगर उसे हम ख़त्म कर देंगे तो भविष्य में क्या होगा, तो अनुमान लगाएंगे ना कि भविष्य में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि पानी सिर्फ इतना ज़्यादा उसकी मात्रा कम है पीने वाला और बाकी सॉल्ट वाटर है 70% में से, तो अगर हम उस अच्छे पानी को, स्वच्छ पानी को सेव नहीं करके रखेंगे तो भविष्य में क्या होगा, आने वाली जो जनरेशन उसको पानी नहीं मिलेगा। तो ये भविष्यवाणी करते हैं। ऑब्जर्व करना मतलब किसी चीज़ को आप करके दिखा रहे हैं, हैंड्स ऑन, तो ऑब्जर्व करेंगे। इन्फर यानी अनुमान लगाना, किसी चीज़ के बारे में आप बता रहे हैं तो अनुमान लगा के वो आपको आंसर देंगे, ठीक है। कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको अनुमान लगाएंगे, उनकी थिंकिंग जो स्किल है उसमें यूज़ होगी। लेकिन निर्धारण जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि इसमें पूछा है नॉट अ स्किल। प्रेडिक्टिंग जो है भविष्यवाणी करना है, ऑब्जर्विंग है, इन्फरिंग है, मतलब ये तीनों चीज़ है, ठीक है। प्रोसेस स्किल को एनकरेज करने के लिए तीनों स्किल ज़रूरी है, लेकिन डिटरमाइनिंग जो है, निर्धारण करना, ये नहीं होगा। और यहाँ पे आपका नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा, थर्ड नंबर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डैश एंड एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। मनुष्य के पेट में गैस्ट्रिक जूस खाली स्थान होता है और भोजन के पाचन में सहायता करता है। आप सभी को पता है कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है कहाँ होता है, कौन सा होता है, और वो जो जूस है वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, पाचन में वो हमारी सहायता करता है। तो वो आप सभी को पता है, एसिडिक अम्लीय जो होता है वो क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, जो कि भोजन को पचाने में सहायता करता है, एसिडिक यानी कि अम्लीय। द कॉमन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इज, वह सामान्य तत्व जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में मौजूद हैं। तो ये आप सभी को पता है कि ये कार्बन होता है, फोर्थ नंबर, ठीक है। कार्बन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ 5E।
5 निम्नलिखित में से कौन सा 5 ES, ठीक है, या ईज बोल सकते हैं, का घटक नहीं है? तो क्या नहीं है इनमें से? ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से एक ऑप्शन गलत है, ठीक है, जो कि ई होता है, ठीक है। मतलब ई से इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना होता है, सही है। एक्सप्लोर करना बिल्कुल सही बात है, जब वो खुद से करते हैं तो एक्सप्लोर करते हैं, मूल्यांकन करना भी होता है, ठीक है। एक्सप्लेन करना भी होता है, जब टीचर पढ़ाता है मूल्यांकन करता है, और क्या करता है, स्पष्ट करता है, एक्सप्लेन करता है, बच्चे एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, और ये तीनों सही हैं। लेकिन एस्टिमेट, अनुमान वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। अनुमान जो है वो इसमें नहीं होता है 5 ईज में। तो ये आपका थर्ड आंसर जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा नहीं है पूछा है, क्योंकि ये सब होता है, ये सब होता है, तो ये यहाँ पे गलत है। आंसर आपका थर्ड नंबर। 5 ई में इवेल्युएट, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन होता है, तीनों शामिल है, और 2 हैं, और जो एस्टिमेट होता है वो नहीं होता है। आंसर आपका थर्ड नंबर। नेक्स्ट, which of the following group of animal has excellent sight and can see things 4 times more than humans? निम्नलिखित में से जानवरों में किस समूह की दृष्टि उत्कृष्ट है? वह इंसानों की तुलना में चीज़ों को 4 गुना अधिक देख सकता है ना। इसमें क्या दिया है? समूह दिया है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। उनमें आपको बताना है कि ऐसे कौन से जानवरों का समूह है जो हमसे 4 गुना ज़्यादा अधिक देख सकता है। तो आप सबको पता है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था, है ना, बर्ड्स में। काइट, ईगल, वल्चर, पतंग, चील, गिद्ध, इनकी जो रोशनी होती है ना, इतनी तेज होती है कि ये 4 गुना ज़्यादा हम मनुष्य से अधिक देख सकते हैं। 4th नंबर आंसर। ये भी मैंने करवाया हुआ था, है ना, जो टाइप्स ऑफ बर्ड हैं उसमें मैंने आपको करवाया था। ये आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, डिटेल वीडियो करवाया था, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, किस तरह के अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं बाज, चील और गिद्ध में, ठीक है, उसको देख लेना आप। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स विल बी एप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग सोशल पर्सनल क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन एंगेज इन लर्निंग EVS थ्रू ग्रुप वर्क? समूह कार्य के माध्यम से EVS सीखने में लगे बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयुक्त होगा? कौन सा उपयुक्त होगा, ठीक है, कौन सा क्या होगा इसमें? एप्रोप्रिएट, ठीक है, एप्रोप्रिएट इनमें से कौन सा जो टूल है वो एप्रोप्रिएट होगा बच्चों को जब आप EVS में जब आप पढ़ाते हैं तो सोशल पर्सनल क्वालिटी डेवलप करने के लिए, ठीक है। मतलब आपस में एक दूसरे के साथ वो मिलकर काम करते हैं, और जब करते हैं ग्रुप एक्टिविटी में तो सोशल पर्सनल जो क्वालिटी होती है उसको डेवलप करने के लिए क्या गुण होते हैं इनमें से, ठीक है। तो असाइनमेंट नहीं होगा, पेपर पेंसिल टेस्ट भी नहीं होगा ये, क्योंकि 1 एंडेड क्वेश्चन मतलब होता है आपका, सब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव होता है। ओरल क्वेश्चन ये भी नहीं होगा। आपका होगा रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होता है? बेसिकली रेटिंग स्केल जो है मैंने आपको टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन में समझाया हुआ है, अगर आप देखेंगे जाके, ठीक है, प्लेलिस्ट में मेरी, तो रेटिंग स्केल पढ़ाया है मैंने आपको, एनेक्डोटल रिकॉर्ड पढ़ाया है, पोर्टफोलियो वगैरह पढ़ाया है। तो रेटिंग स्केल क्या होता है कि जो भी बच्चा एक्टिविटी करता है उसको लिखित रूप से ये लोग क्या करते हैं, पूरा उसका समरी रखते हैं, ठीक है, और उसके आधार पे ये लोग क्या करते हैं, टीचर जो हैं वो लोग उनका मूल्यांकन करते हैं, मतलब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ और जो कुछ भी करते हैं उसका वो एक समरी रखते हैं, विवरण रखते हैं, और उसको रेटिंग स्केल के माध्यम से उसे क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप वर्क बोला गया है, EVS में ग्रुप वर्क दे दिया है बच्चों को, तो किस तरह से देखा जाएगा, तो उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो रेटिंग स्केल के द्वारा मापी जाती है, ठीक है, उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो रेटिंग स्केल आंसर होगा इसका। नेक्स्ट 10th नंबर हम देखते हैं, द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट स्टडी डज नॉट एडवोकेट दैट। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति इसकी वकालत नहीं करती, मतलब कि जो एनवायरमेंटल स्टडी जो आप करते हैं उसकी जो प्रकृति है वो क्या एडवोकेट नहीं करती है। चिल्ड्रन मेक अ फ्यूअर मिस्टेक,
ये तो सही है, बच्चे गलतियां करते हैं। चिल्ड्रन गेट स्पेस टू लर्न बाय डूइंग, हाँ, जब बच्चे खुद से करते हैं, खुद से सीखने की जगह मिलती है ना बच्चों को इसमें, एनवायरमेंटल स्टडी में, ठीक है, और इसमें मिस्टेक भी करते हैं। चिल्ड्रन आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, तो ये बात इतनी सही नहीं है ना। जब वो खुद से करते हैं तो वो अपनी जिज्ञासा को करके खुद शांत होते हैं, गलतियां भी करते हैं, सीखते हैं। यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, खुद करने लग जाते हैं। चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर करने का, तलाशने का उन्हें बहुत ही ज़्यादा मौका मिलता है अगर खुद से वो कर रहे हैं। एनवायरमेंटल स्टडी में जो भी आप वर्क देते हैं, जनरली बच्चे उसे अपने आप ही उन्हें करना होता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी होता है, खुद से एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, और उनको स्पेस मिलता है खुद से करने के लिए। मतलब ये नहीं कि उनका उसमें भी टीचर का इंटरफेरेंस है, वो खुद से करते हैं, ये बात उन्हें, इस बात की आज़ादी मिलती है। और उस एक्टिविटी को करने के दौरान उनसे गलतियाँ भी होती है, लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं, ये गलत है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन पूछते हैं जो है 3rd नंबर, ये गलत है, क्योंकि खुद से कर रहे हैं और मिस्टेक कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन करने का उनको कोई मतलब तुक ही नहीं बनता है, ठीक है। अभी तो ये आपका हो जाएगा 3rd नंबर आंसर आपका। चिल्ड्रन आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, इस बात की वकालत नहीं करता है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 11th नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज में बी कॉज्ड बाय स्टेगनेंट वाटर। ठहरा हुआ जो पानी है उससे कौन सी बीमारी होती है, आप सबको पता है, मलेरिया, ठीक है। ठहरे हुए पानी में मॉस्किटो जमा होते हैं और मलेरिया होता है, ठीक है। और पोलियो आपको पता है हड्डी से रिलेटेड होती है। निमोनिया आपको पता है सर्दी वगैरह से होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एड्स आपको पता है ये भी वायरस से होता है, ठीक है। तो आपका जो मलेरिया है 1st नंबर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक अ करेक्ट पेयर। इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर है निम्नलिखित में से, ठीक है। तो डांस दे दिया और स्टेट दे दिया है, यहाँ पे देख लेते हैं। आसाम का जो डांस बिहू सही है, उड़ीसा भरतनाट्यम गलत है ना, ओडिसी होता है उड़ीसा का। तमिलनाडु लावनी, ये भी गलत है, लावनी तो महाराष्ट्र का होता है। कर्नाटका कथक, ये भी गलत है, ये कहाँ का होता है कथक, यूपी का, है ना। तो आसाम का जो डांस है, नृत्य है बिहू, वो सबसे सही पेयर है आपका। 1st नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ 2 मेटल, द नेम ऑफ दिस 2 मेटल आर। कांस्य जो होता है, कांस्य मेटल होता है जो धातु, वो किन 2 मिश्रण का है, मतलब कौन से मेटल उसमें मिक्स होते हैं, कौन से धातु हैं। तो आपका कॉपर और टिन, ये दोनों, तांबा और जो टिन होता है, इन दोनों का मिश्रण होता है, आप सभी को पता है इस बारे में, है ना। 3rd नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कॉपर और टिन जो है, इस मिश्रण से कौन सी धातु बनती है, ब्रॉन्ज, ठीक है, कांस्य से बनती है। द स्किल रिक्वायर्ड टू रीड अ मैप, मैप मतलब कि मानचित्र जो है उसको पढ़ने के लिए किस कौशल की आवश्यकता होती है, आइए देख लेते हैं। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल टू ड्रॉ द एक्सप्रेसिव एबिलिटी। तो देखिए, ड्रॉ करना, अपने संचार कौशल को उत्कृष्ट तरीके से उजागर करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ये गलत है, ठीक है। आपको मैप देखना है तो इसमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एक्सीलेंट ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग और पेंटिंग की भी ज़रूरत नहीं है आपको मैप देखने के लिए, ये भी गलत है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, येस दिस इज करेक्ट। स्थान, दूरियां और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता, भाई आप मैप देख रहे हो, आप सभी को पता है ना। आप ये जो मैप देख रहे हो तो आपको सपोज यहाँ पे अगर जम्मू है तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ में है, यहाँ राजस्थान है आपको पता है, पता होना चाहिए कि वेस्ट में है, ठीक है, साउथ वेस्ट में। यहाँ पे कर्नाटका है तो साउथ में है, यहाँ पर कोलकाता है या उड़ीसा है तो ईस्ट में है। तो ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोल रहा है कि स्थान आपको पता होना चाहिए, दूरियाँ, डायरेक्शन, ये सब पता होना चाहिए। 3rd नंबर आपका सही आंसर है इसमें। 3rd नंबर, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ द प्लेसेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, है ना। ये डायरेक्शन हो गया, प्लेसेस के नाम हो गए। डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ से ये डिस्टेंस है, यहाँ से ये डिस्टेंस है, यहाँ पे है, डिस्टेंस आपको पता होगा तो आपको समझ में आएगा हाँ कितनी दूरी पे है और किस साइड में है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसका 4th जो है ऑप्शन क्या बोल रहा है, एबिलिटी टू यूज कैलकुलेशन एंड स्केच पोजीशन। तो यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है, गलत है ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको बताया कि टॉप 15 क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड फॉर्म में पूछे गए हैं उससे मैंने लिया है।
Mani frequently asks probing and imaginative question in her class 5 EVS class. By doing so, she aims at improving. मणि नाम की बच्ची है, अक्सर अपनी कक्षा 5 EVS कक्षा में जांच और कल्पनाशील, है ना, जांच और कल्पनाशील मतलब प्रोबिंग जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब जिसमें खोजबीन इंक्वायरी बेस्ड जो क्वेश्चन होता है उसे बोला जाता है कल्पनाशील, यानी इमेजिनेटिव, इमेजिनेशन वाली जो होती है प्रश्न वो हमेशा पूछती है। ऐसा करके वह सुधार करना चाहती है। ऐसा करके वो क्या सुधार करना चाहती है, क्या कर रही है, अपनी थिंकिंग स्किल को। देखिए आप खुद सोचिए, इमेजिनेशन, कल्पनाशील जो होती है क्या चीज़ से होती है, जब आप थिंक करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। और जब आप किसी चीज़ को सोचते हैं तो उसमें आप बिल्कुल एकदम इंक्वायरी बेस्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ जो मैं कर रही हूँ ये क्या सही है, क्या हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये जांच परख जो होती है ना, प्रोबिंग रिलेटेड क्वेश्चन, वो कल्पनाशील से रिलेट करते हुए क्या होती है, आपके थिंकिंग स्किल में आती है, विचार कौशल में आती है। ऑब्जर्वेशन में तो आप देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। इमोशनल तो भावनात्मक होती है, तो अलग ही हो जाएगा। लिसनिंग में आप सिर्फ सुनते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करने वाली चीज़ों में आप देखते हैं और सुनते हैं, है ना। तो यहाँ पर इमेजिनेशन बोल रहा है, कल्पनाशील बोल रहा है, और उसे उस क्वेश्चन को जांच परख क्वेश्चन के फॉर्म पे सोचना है, तो सोचने की बात आ रही है यहाँ पे। तो थिंकिंग स्किल जो है, विचार कौशल है, वो डेवलप हो रहा है, ठीक है। आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा, थिंकिंग स्किल। तो इस तरह से 15 जो क्वेश्चन है, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन मुझे लगे और बार बार सीटेट में हर साल कोई ना कोई साल में पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आई थी। मैं आशा करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो, मेरी ये जो कोशिश है आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, रिसोर्सफुल लगी हो, तो चैनल को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।